नमस्कार दोस्तों। भोपाल में जो आर्मी रिक्रूटमेंट होने वाला है अग्निवीर के लिए, तो आपको पता है कि ये जो एप्लीकेशन है ये सिर्फ वो लोग भर सकते हैं जो अनमैरिड हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है। ये बात साफ साफ कह दी गई है कि भैया जो अनमैरिड है वही लोग भरेंगे। और जब इनकी भर्ती हो जाए, मतलब आप इन केस आप बन जाओ अग्निवीर, है ना, 4 साल के लिए अगर आपका हो जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए कि 4 साल के दौरान आप शादी कर लो। शादी कर लोगे तो आपकी सर्विस को खत्म कर देंगे, है ना, और फिर किसी नए बंदे को वहां पर भरेंगे। तो याद रखना है, टोटली पहले तो ये अनमैरिड मेल के लिए हो गया। ठीक है। अग्निपथ स्कीम के तहत ये भर्तियां होती हैं, और अभी हम बात कर रहे हैं 2024-25 की, और मैं जिस जोन की बात कर रहा हूँ वो भोपाल है, आप यहाँ देख सकते हो, है ना। ये ARO जो आप बार बार पढ़ते हो ना, ARO, वो ये आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस, है ना, मध्य प्रदेश भोपाल के लिए। ऐसा बहुत जगह है, चेन्नई, बहुत अलग अलग खुला हुआ है। यहाँ पर कौन कौन से, देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कौन कौन लोग भोपाल के इस वाले रैली में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए डोमिसाइल यहाँ पे दिया है, साफ साफ बोला है एप्लीकेशंस इनवाइटेड फ्रॉम, है ना, उन्हीं से इनवाइट किया जा रहा है जो डोमिसाइल है यहाँ यहाँ रहते हैं। जैसे कि एक अशोकनगर हो गया, बैतूल हो गया, मध्य प्रदेश के जिले हैं, है ना, भोपाल के रहने वाले, छिंदवाड़ा के रहने वाले, दमोह के, गुना के, हरदा के, होशंगाबाद जो कि अब नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है, नरसिंहपुर हो गया, पंढूरना हो गया, पन्ना हो गया, रायसेन हो गया, राजगढ़ हो गया, सीहोर हो गया, विदिशा हो गया। यहाँ के डोमिसाइल लोग भोपाल वाली जो रैली हो रही है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अनमैरिड होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। आपको ध्यान रखना है कि 13 फरवरी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, हो चुका है वो ऑलरेडी, बनी बात है। और 22 मार्च तक ये जो है रजिस्ट्रेशन चलता रहेगा, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, चलिए, तो मैंने डिस्ट्रिक्ट बता दिए और आपको ये बता दिया। अच्छा, कब आपका ऑनलाइन एग्जाम होना है? 2 फेज में होना है भैया ना, फेज 2 है इसमें, ध्यान रखना। 2 फेज में एग्जाम होंगे आपके, या सिलेक्शन जो कह लो आप, वो 2 फेज में है। एक है आपका फेज 1, ठीक है, फेज 1। इसमें जो है ना आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, CBT है ये, है ना। अब इसमें देखिए CBT में मैं बता दूँ, कंप्यूटर बेस्ड में क्या है कि 50 क्वेश्चन हो सकते हैं, 1 घंटे में करने के लिए बोल देंगे आपसे। और हो सकता है कि इसमें भैया 100 क्वेश्चन हो जो 2 घंटे दे देंगे, तो 50 क्वेश्चन होगा तो 1 घंटे, और 100 क्वेश्चन होंगे तो 2 घंटे दे देंगे ये आपको। ठीक है। इसके बाद आपकी रैली के लिए आपको बुलाया जाएगा, है ना। तो और दोनों के लिए एडमिट कार्ड अलग अलग आएंगे। आपको याद रखना है, आपको कलर्ड प्रिंट एडमिट कार्ड निकालना है, दोनों बार हाई क्वालिटी में। फोटो आपकी पुरानी नहीं होनी चाहिए। क्या क्या लेकर के रैली में आना, मैं अभी सब नीचे बताऊंगा आपको, पूरी चीजें PDF हम ओरिजिनल पढ़ेंगे, चिंता मत करिए। ठीक है। तो एक और फेज होना है इनका, फेज 2 वाला, है ना, फेज 2। इसमें आपको रैली ये है। अब देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट देना है, मेडिकल टेस्ट इसमें होगा आपका, है ना, बहुत बहुत सारी चीजें। फैट भाई बनी बात है, देखो पहले तो आपको खुद को नाप लेना चाहिए कि आपके जो तलवे हैं ना वो सपाट नहीं होने चाहिए, घुटने टकराने नहीं चाहिए, कोहनी अपने ही पेट से नहीं लगनी चाहिए, है ना, आंखें ठीक होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए भाई, बनी बात है। अब डिफेंस में जा रहे हो तो कोशिश करो। जो अभी इनकी स्कीम होती है, देखिए 4 साल आप जब यहाँ पे भर्ती रहेंगे, तो देखिए परमानेंट के लिए क्या है कि आगे आगे की जो प्रोसेस है वो आपसे एप्लीकेशन वगैरह भरवाते हैं, वो एक अलग कहानी है। ठीक है। सबको नहीं देते हैं, हर बैच से उनकी ये उम्मीद रहती है कि कम से कम 25% जो है उनको हम आगे नौकरी, मतलब उन कंटिन्यू करवाएं उनसे, है ना। तो ये, अब ये किसी को लाइबिलिटी नहीं मिलती है, ध्यान रखना। तो आपकी जो 4 साल आप नौकरी करते हो ना, उसमें ये चेक किया जाता है आप कैसे काम कर रहे हो, ये बहुत जरूरी है, इसलिए काम बहुत अच्छे से करना। आपका ना प्रोविडेंट फंड में आएगा। आप याद रखिए 4 साल के बाद आप एक्स सर्विसमैन नहीं कहलाएंगे, क्योंकि एक्स सर्विसमैन का स्टेटस नहीं देते हैं आपको। आपको ग्रेचुइटी की अमाउंट नहीं मिलेगी। लमसम अमाउंट जो आपको 4 साल के बाद मिलती है वो 10 लाख के आसपास होती है ना। 10 लाख उसमें सरकार अपना जोड़ देती है, आपका कुछ उसमें से जुड़ करके सब कुछ आपको जो मिलता है वो 10 लाख का होता है। ठीक है। ये फर्क पड़ता है। हाँ, 48 लाख का आपका लाइफ इंश्योरेंस होता है, वो भी तब तक होता है जब आप अग्निवीर रहते हैं, उसके बाद वो शायद वो खत्म हो जाता है। समझ गए मेरी बात ना। तो इतनी सारी चीजें हैं जो आपको समझनी बहुत जरूरी रहती है। मैं इसके बारे में और डिटेल में आपसे नीचे नीचे बात कर लूंगा, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी कर लेते हैं फटाफट से, है ना। तो देखिए, अच्छा, एग्जामिनेशन फीस जो है वो 250 रुपये है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। हर किसी से एक ही पोस्ट भरना है, एक ही बार भरना है। देखो, आप सिर्फ एक ही बार अप्लाई करिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा है अप्लाई ओनली वंस। ठीक है। अपना जो मेल आईडी है वो सब एक्टिव रखिए, मोबाइल नंबर एक्टिव रखिए, जब आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करें तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखें। आपको जो है एग्जाम सेंटर भरने के 5 चॉइसेस मिलेंगे, यानी आपके पास 5 आप एग्जाम सेंटर चुन सकते हो। लेकिन याद रखना, प्रेफरेंस फर्स्ट 3 को मिलेगी, इसलिए शुरू के 3 बड़े अच्छे से कायदे से सुनना, है ना। अच्छा, एग्जाम सेंटर बाद में चेंज भी नहीं करने देंगे ये। आपको अपना आधार नंबर ऑनलाइन एप्लीकेशन में भरना ही भरना है, इसलिए आधार अपडेट रखना भैया। मिसमैच नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर नाम कुछ और आ रहा है, यहाँ कुछ और आ रहा है, वहाँ डेट ऑफ बर्थ कुछ और लिखी, यहाँ लिखी, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए ये सब चीज़ें तो आप रखो ही मत। ठीक है। भाई डेट एंड टाइम जिस दिन आपका रहेगा उसी दिन आपको पहुंचा, मतलब अगर जो भी एडमिट कार्ड आपका आता है तो जिस दिन बोला गया जहाँ पहुंचने के लिए वहीं पहुंचना पड़ेगा। ठीक है। अगले दिन वो नहीं होगा, ये तो आपको खैर नॉर्मल बातें पता ही होती हैं। किसी को देखना हो भैया कि जो कॉमन जो एग्ज़ाम है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से कैसा है,
तो कुछ नहीं, आप इंडियन इसमें जाना है आपको साइट पर, हाउ टू रजिस्टर पर जाकर देखना है, या फिर हाउ टू अपीयर फॉर ऑनलाइन। इसके लिए क्या है, इन्होंने एनिमेटेड वीडियोस भी बनाए हुए हैं। तो इंडियन आर्मी ने आपके लिए काफ़ी काम आसान कर दिए हैं। तो एनिमेटेड वीडियो से ध्यान रखना, हाउ टू रजिस्टर और हाउ टू अपीयर फॉर ऑनलाइन, ये इनकी साइट पर सब मिल जाएगा। थोड़ा सा समय बिताएंगे अब तो आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, इनने साफ साफ बोला भैया अपनी जो आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वहाँ पे जो है आपको लगाना है, और वो बहुत मतलब 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। और जब आपको एग्जामिनेशन सेंटर बुलाया जाए एडमिट कार्ड के साथ, तो मैंने कहा आपसे कलर प्रिंट होना चाहिए आपका एडमिट कार्ड का। ठीक है। मैं बताऊंगा अभी फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या होना है, या फिजिकल मेजरमेंट में क्या होना है, कितना वजन कितनी हाइट होनी चाहिए, भी हम उस पर बात करेंगे। आधार कार्ड तो भैया आपको लेकर के पहुंचना ही है, फेज़ 1 में भी और फेज़ 2 में भी, है ना। और मेडिकल टेस्ट जब होगा तब उसमें भी जाना है। तो 3 तो उसके टेस्ट ही हैं भैया, आपके पीएफटी पीएमटी, मतलब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, और फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, और उसके बाद एक अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा। अडेप्टेबिलिटी टेस्ट के लिए तो आपको मोबाइल अलाउड है ना, तो क्योंकि वो उसी से होता है, तो अडेप्ट मतलब आप इंडियन आर्मी की जो इन्वायरमेंट है उससे आप अडेप्ट हुए कि नहीं हुए, एक वो भी टेस्ट होता है। तो वो उन दोनों के बाद होगा, उसके बाद बाकी सारी कार्रवाइयाँ होंगी आपकी। ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी वगैरह बताता हूँ। देखिए इसमें जो पोस्ट है वो इस तरह से, अग्निवीर की एक जनरल ड्यूटी है, एक टेक्निकल पोस्ट है। ठीक है। एक पोस्ट का नाम है ऑफिस असिस्टेंट स्टोर कीपर टेक्निकल। तो ये कहीं पे आप देखोगे SKT भी लिखा मिलेगा ना, स्टोर कीपर टेक्निकल SKT, और ऑफिस असिस्टेंट ऑब्लिक लगा करके। तो ऑब्लिक लगा ऑफिस असिस्टेंट कह लो या स्टोर कीपर टेक्निकल कह लो। अग्निवीर की है ये दूसरी पोस्ट। एक अग्निवीर 10th बेस पर ट्रेड्समैन, और एक अग्निवीर 8th पास है, 8th लेवल पर है ट्रेड्समैन। ठीक है ना। मतलब एक 10वीं पास, मतलब सोच रहे हो आप, इसमें सबके लिए जॉब निकली हुई है। 8th पास, 10th पास, यहाँ तक कि कॉमर्स वाले भी भर सकते हैं, आर्ट्स वाले भी भर सकते हैं। ये ना, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे देखो, ये जो अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट वाला है ना, इसके लिए साफ साफ बोले देखो, आर्ट्स वाले भी चलेंगे, कॉमर्स वाले भी चलेंगे, साइंस वाले भी चलेंगे। बस फर्क इतना है कि भैया आपने 12वीं इनमें से किसी भी की है, और 60% अगर आपके 12वीं में है, और आपके 50% मिनिमम है किसमें, इंग्लिश में। हर सब्जेक्ट में 50% होना चाहिए। ठीक है ना। तो इनने साफ साफ कहा ना, सिक्योरिंग 50% इन इंग्लिश, और आपका बाकी मैथमेटिक्स या साइंस वालों का मैथमेटिक्स में 50% चाहिए, कॉमर्स वालों के लिए अकाउंट्स में और बुक कीपिंग वगैरह, और इन सब में भाई आर्ट्स वालों के लिए हो जाएगा। समझ गए। तो 12वीं और इन सब में कितने कितने परसेंट, मतलब इंडिविजुअल बोल रहा है, मैथमेटिक्स में 50% होने चाहिए, इंग्लिश में 50% होने चाहिए, अलग अलग सब्जेक्ट में। जैसे मान लो मैथमेटिक्स है 80 नंबर के, 40 नंबर आपके मिनिमम होने चाहिए, तो 50% हो गए। ये अलग से भी इसमें होना ही, ध्यान रखना आपको। ठीक है। उम्र देख लीजिए, 17.5 से 21 साल ही है, वो सब में वही है। 17.5 से अगर 21 साल के बीच में आप हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। 10वीं पास वाले, 8वीं पास वाले सब, 10वीं पास वाले 10th पास ट्रेड्समैन, और 8वीं पास वाले 8th पास अग्निवीर ट्रेड्समैन भर सकते हो। ठीक है। बस आपको परसेंटेज कितना चाहिए भैया, 33% चाहिए 10वीं को, और 8th में भी वही 33% है, तो आप इसे आराम से भर लेंगे। ठीक है। ऊपर वाला बता देता हूँ मैं आपको, ये तो हो गया। ये टेक्निकल वाला देखिए, इसके लिए 12वीं ही चाहिए, और आपने अगर साइंस, या तो आप 2-3 कंडीशन है, देखो जरा कहाँ कहाँ से आप आ रहे हो। तो अगर आपने 12वीं करके रखी है, और आपका भाई फिजिक्स केमिस्ट्री PCM से हो आप, PCM से हो आप। ठीक है। और इंग्लिश भी था साथ में, और आपने जो है ओवरऑल परसेंटेज जो है 12वीं को 50% है, और 40% हर सब्जेक्ट में है। इनमें जितने नाम लिए गए 40% तो हर सब्जेक्ट में होना ही चाहिए। 40% मार्क इंडिविजुअल, यानी 40% मार्क फिजिक्स में आए हो, 40% मार्क केमिस्ट्री में आए हो, मैथ्स में आए हो, इंग्लिश में आए हो, और बाकी सब में आने चाहिए, सब में आने चाहिए। तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आप 10+2 हो, PCM से ही हो, इंग्लिश के साथ, है ना। लेकिन आपने ITI का कोर्स भी किया हुआ है 1 साल का। ठीक है। तो फिर आपके लिए देखो परसेंटेज का बैरियर हटा दिया ना, तो मतलब ये भी लोग एलिजिबल है भाई। अब मान लो आपने 10th की हुई है, अब आपके पास 12th नहीं है, लेकिन आप, और ओवरऑल परसेंट आपका 10वीं में 50% है, उसमें से 40% आपका इंग्लिश और मैथ्स में है। और लेकिन अब देखो साथ में बोला, मान लो 10वीं करके आपने इंग्लिश और मैथ्स इतना किया, 12वीं नहीं, तो 2 साल अगर आपने ट्रेनिंग ली हुई है, यानी ITI किया हुआ है, या 2 या 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, इस किसी ब्रांच, जैसे मान लीजिए ड्रॉट्समैन, सर्वेयर, जियो, कुछ में से भी आपने अगर ITI इनमें से किया हुआ है, 10वीं पास हो, और इनमें से अगर किसी में ITI किया है, तो आप इसे आराम से भर सकते हो। देख लो यहाँ पे सब कुछ लिखा है, कंप्यूटर साइंस, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वेसल मैकेनिक, इन्फॉर्मेटिक, है ना, सर्वेयर, ड्रॉट्समैन, इन फिल्टर, ये सब कुछ होता है। ठीक है। उम्र वही है। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं सारी बातें मैंने जो आपको बताई हैं। ठीक है। और मैं बता दूंगा बोर्ड कौन सा। अच्छा, एज अपने को आपको देखनी है ना, वो ऐसे देखना है, देखो 17.5 से आप 17.5 टू 21 है, लेकिन ऐसे में कईयों को समझ नहीं आता, सर मैं 17.5 का हूँ कि 21 का हूँ, क्योंकि मेरे को पता नहीं चल रहा। तो आप क्या ना, हमेशा सबसे बेस्ट है कि ये जो एज ग्रुप ये देते हैं, इससे मैच कर लो आप। जैसे 1 अक्टूबर 2003, तो इसका मतलब समझो, मैं ये कहता हूँ, मान लो कोई बंदा है
जो नवंबर में पैदा हो गया 2023 में, क्या वो इसके अप्लाई कर सकता? नहीं, आप अक्टूबर से पहले वाले मंथ में हो। नहीं, उल्टा बोला मैंने। एक मिनट रुको बच्चों, एक मिनट इसको रफ कर दूं मैं जरा, और फिर आपको बताऊं। देखो, मैं आपसे ये कह रहा था, मान लो जैसे यहाँ देखो 1 अक्टूबर 2003 लिखा है और ये 1 अप्रैल 2007 लिखा है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई 1 अक्टूबर से एक दिन भी पहले का है, एक दिन भी पहले का है ना, एक दिन भी पहले का है अगर, तो वो बिल्कुल इसे भर नहीं सकता। मान लो भाई कितना सितंबर मान लो, है ना। अब कोई मान लो 30 सितंबर का है 2003 का, क्या वो भर सकता है? नहीं भर सकता, एक दिन पहले का भी नहीं भर सकता। हाँ, 1 अक्टूबर 2003 को पैदा हुए एग्जैक्ट आप भर सकते हो। और यहाँ 1 अप्रैल 2007, ये 1 अप्रैल हो गया। अप्रैल के बाद आता है मई, ये रहा मई, है ना। उसमें जाने की जरूरत नहीं, मई नहीं है तो 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल मान लो कोई 2 अप्रैल को पैदा हुआ 2007 में, क्या वो भर सकता है? वो नहीं भर सकता। तो देखो आप ना अपनी एज सीधे इसमें डालो, आपको मालूम चल जाएगा कि आप किसके लायक हो। अब देखो फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं भैया, क्या क्या इनने कहा है। तो देखिए अलग अलग पोस्ट आपने देख ही लिया था। जनरल ड्यूटी हो गई, जनरल ड्यूटी ये एसटी के लिए हो गई। तो एक थी पोस्ट हमारी जनरल ड्यूटी, एक है हमारी टेक्निकल, एक है हमारी ऑफिस असिस्टेंट स्टोर कीपर टेक्निकल, एक है ट्रेड्समैन 10वीं लेवल पे, एक है ट्रेड्समैन 8वीं लेवल पे। यही हमारी बात। सबकी उम्र आपने देख ली, सबकी सेम है। सबकी एज मतलब इसी मंथ से काउंट हो रही है जो मैंने आपको बताया था। हाइट देखिए, अब जनरल ड्यूटी वालों के लिए जो हाइट है वो 168 है। वजन उनका चाहिए 50.50 के आसपास होना चाहिए। और छाती जो है वो 77 होनी चाहिए। और ये 5 फुलाने फुलाने, देखो बिना फुलाए 77, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर आगे, यानी कि कितना होना चाहिए? 82 सेंटीमीटर ये फूलनी चाहिए। ठीक है। अब मान लो कोई एसटी वालों के लिए थोड़ा सा छूट मिल दी, यहाँ पर उनको 162 सेंटीमीटर हाइट और 47.2, है ना, छाती सेम रखिए। टेक्निकल के लिए जो है 167 की हाइट है, 50.2 का मतलब केजी, तो वही सब कुछ है। 76 छाती बिना फुलाए, फुलाने के बाद 21 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एक्सपांड होनी चाहिए, ये कहने का मतलब होता है। ऑफिस स्टैंड के लिए हाइट 162 सेंटीमीटर, वजन 47.2, और चेस्ट तो उतना ही, चेस्ट तो सबको सबके लिए उतना है, तो बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। ट्रेड्समैन 10वीं भैया 168 हाइट मांगी है, 8th के लिए भी 168 मांगी है, वेट भी दोनों के लिए सेम। समझ गए आप मेरी बात, है ना। कास्ट सर्टिफिकेट विल बी कंसिडर्ड टू डिटरमाइन एप्लीकेबिलिटी ऑफ, देखो अगर किसी को हाइट में रिलैक्सेशन चाहिए तो उसको अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। ठीक है। जैसे देखो मैं बताता हूँ किस किस को छूट मिली। देखो जैसे मान लो कोई है स्पोर्ट्स पर्सन बहुत तगड़ा, कि उसने इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल पर अपने जिले को, अगर यहाँ तक कि अपने जिले को भी अगर आपने रिप्रेजेंट किया है, कॉलेज या स्कूल को रिप्रेजेंट किया है, स्टेट या यूनिवर्सिटी बोर्ड को किसी को आपने रिप्रेजेंट किया है कभी किसी स्पोर्ट्स में, तो भैया आपको जो है छूट मिलेगी हाइट में 2 सेंटीमीटर की, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर की, और वजन में 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब देखो जो ये है, ये स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड्स है, ये उनके लिए जो ट्राइबल से आते हैं ना, रिकॉग्नाइज फॉर ट्राइबल एरियाज, ये ध्यान रखना। तो उनके लिए बस ये हाइट हो गई 162 और वेट हो गया 48 और चेस्ट तो उतना ही। फिजिकल फिटनेस टेस्ट की मैं आपसे बात करूं अगर, तो देखिए यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि कैसे क्या करने वाले। देखो ये रैली साइड की बात है ना, रैली पर क्या होगा आपके साथ, देखो आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ाएंगे। अगर 1.6 किलोमीटर किसी ने 5 मिनट 30 सेकंड में कर लिया, जिन लोगों ने भी कर लिया, उन्हें ग्रुप 1 में डाल देंगे और उनको मिलेंगे 60 नंबर। और जो लोग 1.6 किलोमीटर की रन को जो है 5 मिनट 30 सेकंड से ऊपर, यानी 5 मिनट 31 से लेकर के 5 मिनट 45, इससे ऊपर नहीं, इसके बाद तो डिस्क्वालीफाई हो आप। 5 मिनट 45 सेकंड तक का मौका है सबके पास, है ना। तो जो लोग 5 मिनट 30 सेकंड में आएंगे उनके लिए अलग ग्रुप है, और जो लोग 5 मिनट 30 सेकंड से ज़्यादा में आ रहे हैं उनके लिए ग्रुप 2 है। तो जो ग्रुप 2 में रहेंगे उन्हें 42 नंबर मिल जाएंगे, और जो ग्रुप 1 में रहेंगे 60 नंबर मिल जाएंगे भैया, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। इसके अलावा कुछ और होना सर? बिल्कुल होना भैया, पुलअप्स करवाएंगे ये, और उसके भी नंबर है। 10 पुलअप पे 40 मिल जाएंगे, 9 पुलअप पे 33 नंबर मिलेंगे, 8 पुलअप पे 27, 7 पुलअप पे 21, 6 पुलअप्स पे 16। इसके अलावा क्या कराएंगे? 9 फीट डिच, वो जो दीवार वगैरह 9 फीट की होती है ना, वो आपसे कूदवाएंगे, है ना। कहीं कूद के चढ़ देना होता है आपको, ये भी क्वालिफाई बस करना, ऐसे कोई नंबर नहीं मिल रहा है, साफ साफ लेगा नंबर सिर्फ इनके मिल रहे थे, दौड़ के और पुलअप्स के। और जिग जैग बैलेंस होता है, आपने देखा होगा कभी भी आप चले जाओ तो ऐसा लकड़ी का बना रहता है, उठा हुआ जिग जैग ऐसे बना, लकड़ी से जोड़ते हैं, उस पर चलवाते हैं, तो देखने के लिए कि बैलेंस अच्छा है कि नहीं। तो ये भी क्वालिफाइंग ही करना होता है। एक बात ध्यान रखना, जो लोग अग्निवीर टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो लोग अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको सब में सिर्फ क्वालिफाई होना है। नीड टू ओनली क्वालिफाई इन ऑल टेस्ट, देखो दिख रहा है ना, सिर्फ क्वालिफाई हो जाना उनको, और कुछ नहीं करना है। ये इसका मतलब होता है, समझ के क्या क्या है। अच्छा ये जो है ना, ये मार्क्स मिल रहे हैं भैया उनको जो इसमें आते हैं, जैसे सन ऑफ, ये सन ऑफ आप मान लो सर्विस्ड पर्सनल के हो, या एक्स सर्विसमैन के हो, सन ऑफ वॉर विडो जो है, अगर आप ऐसे के हो कि भैया जिनके पति वॉर में थे, है ना, और वो विधवा हो गई, देहांत हो गया उनका, शहादत को प्राप्त हुए वो, और उनके बेटे हो आप, या फिर आप सन ऑफ विडो हो,
है ना, अडॉप्शन में भी है, कुछ भी हो जाए, लाइफ टाइम सोल्जर। तो भाई ऐसे बच्चों को, है ना, जो आर्मी पर्सनल के बच्चे हैं, यहाँ पे ध्यान सुनेंगे, इनको किसी भी पोस्ट में आप देख लो, चाहे वो आप जीडी का जनरल ड्यूटी का भरे हो, ऑफिस असिस्टेंट का भरे हो, टेक्निकल वाला या ट्रेड्समैन वाला, हर में 20 मार्क्स तो यूं ही मिल रहे हैं फ्री के, है ना, ये फ्री के नंबर है उनके लिए। तो ठीक है भाई, उनके पापा लोगों ने सेवा भी की है, तो ये मिलता ही है, बनता, इससे ज़्यादा मिल जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, चलिए अब ध्यान सुनेंगे। स्पोर्ट्समैन की बात करते हैं अपन, स्पोर्ट्समैन को कितना मिल रहा है। मान लो आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपको देख रहे हो 20 मार्क्स सब में मिल जाएंगे। कोई भी एक पोस्ट भरनी है, आपको मालूम है ना, कोई भी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो कहीं पे भी अप्लाई करोगे तो देखो टोटल मार्क्स कितने हैं, 200। टोटल मार्क्स कितने बोल रहे हैं ये, 200। तो 200 में से 20 नंबर तो आपको यूं ही मिल गए अगर आपने इंटरनेशनल खेला है तो। ठीक। अब मान लो आपने स्टेट के लिए, स्टेट लेवल पर रिप्रेजेंट किया है या नेशनल लेवल खेला है, तो 15 मार्क्स देख रहे हो सब में ऑफर होंगे आपको कि, लेकिन सबके नहीं मिलेंगे ना, किसी एक पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया होगा। कॉलेज लेवल पर अगर आपने किया तो 10 मार्क्स सब में, है ना। अगर आपने स्टेट को नेशनल लेवल पर किया है, पहचान दिलाई है, तो 10 मार्क्स पे। मान लीजिए आपने इतना बड़ा नहीं काम किया, आपने डिस्ट्रिक्ट पर जो है रिप्रेजेंटेड डिस्ट्रिक्ट एट द स्टेट लेवल पर, आपने अपने जिले को अगर वो करवाया, तो 5 मार्क्स कहीं से भी मिल सकते हैं आपको। ठीक है। और अगर आपने रिप्रेजेंटेड द स्टेट स्कूल टीम, आपने अपनी स्टेट स्कूल टीम को रिप्रेजेंट करवाया कहीं किसी इवेंट में जो ऑर्गेनाइज करवाता हो ऑल इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशन, तो भी आपको 5 मार्क्स, जो भी आप स्पोर्ट चुनेंगे उसमें आपको मिल जाएंगे। ये फिक्स्ड मार्क्स हैं, इनमें कोई हेरा फेरी नहीं होगी। मान लो एनसीसी वाले में, ये तो उनके लिए तो और काम होता है। एनसीसी ए सर्टिफिकेट को देख रहे हो आप, 5 मार्क्स सब किसी भी एक में मिल सकता है। बी सर्टिफिकेट वाले को 10 और एनसीसी वाले को 20 मार्क्स। लेकिन मान लो एनसीसी एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाला अगर रिपब्लिक गणतंत्र दिवस की परेड में रहा है, तो भैया 25 मार्क्स मिलते हैं ग्राउंड ड्यूटी के लिए। बाकी सब में आप देखोगे 20-20 मार्क्स ही है, हर पोस्ट के लिए 20 मार्क्स, तो ग्राउंड ड्यूटी के लिए इतना। और देखो अगर मान लो किसी ने आईटी कोर्स किया हुआ है, ओ लेवल सर्टिफिकेट है उसके पास, है ना, किसी ने अगर किया है, तो उसको भैया ये जो ऑफिस स्टेंट वाला मामला है, देखो बाकी तो कहीं पे भी इसमें छूट नहीं मिल रही, क्योंकि आईटीआई का उसमें काम ही नहीं है। छूट किसमें मिल रही है, सिर्फ ये जो ऑफिस स्टेंट वाला ना, इसमें 15 मार्क्स की आपको छूट मिलेगी, जिसने आईटी प्रोफेशनल किया और इसके लिए भर रहा था। ठीक है। और ये देखो बोनस जरा, अगर किसी ने 10वीं के साथ 2 साल का 2 साल का कोर्स किया है आईटीआई से, तो उसको 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। बोनस मार्क्स फॉर आईटीआई डिप्लोमा क्वालिफाइड कैंडिडेट। अब मान लो किसी ने 10वीं के साथ डिप्लोमा कर लिया, आईटीआई नहीं किया, डिप्लोमा कर लिया, 2 या 3 साल कितने का भी किया हो, उसको 30 मार्क्स मिल रहे हैं। 12वीं के साथ अगर आपने आईटीआई की है, तो आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। 12वीं के साथ अगर आपने 2 साल का आईटीआई किया, 1 साल का आईटीआई करने पे 30 मार्क्स, 2 साल का आईटीआई करने पे 40 मार्क्स, और डिप्लोमा करने पर 50 मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है। अभी कॉमन एडमिशन टेस्ट है, ये सब बताया गया इन्होंने, है ना, तो इसके लिए भी ज़्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है आपको। मैं बता दूं, निगेटिव मार्किंग जरूर रहेगी। ठीक है, निगेटिव मार्किंग उन्होंने साफ साफ बोला, 25% मार्क्स कटेंगे। अरे 1/4 यार, 1/4 मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, आपको भैया साफ साफ बताया गया कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स टू बी कैरिड बाय ऑल द कैटेगरीज एट रैली साइट में, भैया सबको अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट लाने हैं। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी लेकर के आना है, जो कि 2 साल के अंडर का ही होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। ठीक है ना। एंड बाकी अग्निवीर जो है भैया, मैं बता दिए 4 साल की जॉब होती है, अलग ही एक रैंक होती है अपने आप में। ठीक है, और 4 साल के लिए आपको रखते हैं। हाँ, ये हो जरूरत पड़ने पर आपसे जो है आगे भी बोल सकते हैं कि भाई ये करिए, तो आपसे फॉर्म वॉर्म भरवाते हैं वो, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, आगे के लिए। और इनका ये टारगेट रहता है कि 25% ऑफ ईच स्पेसिफिक बैच ऑफ अग्निवीर विल बी इनरोल्ड इन रेगुलर कैडर ऑफ द इंडियन। तो वो कोशिश ये करते हैं कि हर बैच का 25% जो है हर बैच से वो कम से कम आर्मी में इनरोल्ड करें, आगे जाए फर्दर, आगे काम करते रहे। तो 25% के साथ ही ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी भैया, आपको जो है साल में 30 दिन की छुट्टी मिला करेगी। ठीक है, 30 दिन की छुट्टी कम नहीं होती है। और ये रहा भैया पैकेज जिसके बारे में बता रहा था आपको, आपको लमसम 10 लाख रुपए आखिरी में मिल जाएगा। ठीक है। आप याद रखिए, आपको कोई कॉन्ट्रीब्यूंट प्रोविडेंट फंड के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप ग्रेचुटी आपको नहीं मिल सकती, पेंशनरी बेनिफिट्स भी आपको नहीं मिलेंगे। 48 लाख का आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर जरूर होता है वहाँ पे। ठीक है। और चेक करते हैं वही आपकी, ये देखो ये सब लिखा है आपको, कॉम्पिटेंसी एक्वायर्ड और ये सब चेक करते हैं। और पर्सनल इनरोल्ड अंडर दिस स्कीम विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एक्स सर्विसमैन स्टेटस। इसका मतलब ये कि आपको एक्स सर्विसमैन का स्टेटस नहीं मिलेगा, ओनली भाई सिर्फ अनमैरिड लोग ही इसे अप्लाई कर सकते हैं। 2 फेज में ये होना है, मैंने पहले ही बता दिया। एडमिट कार्ड आपको कलर में निकालना है, ये मैंने बता दिया है। ठीक है ना। और 1-1.5 घंटा पहले ही वहाँ पर पहुँच जाना है, ये भी आपको पता है। टाइपिंग टेस्ट भैया, जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, याद रखिए अग्निवीर ऑफिस टेंट इसके लिए, तो उनके लिए टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है। टाइपिंग टेस्ट में आपको 30 वर्ड्स पर मिनट की रफ्तार से इंग्लिश लिखनी है भैया, इसका ध्यान रखना है। ठीक है। और बाकी सारी जानकारी तो खैर आपको मिल ही जाएगी, उससे परेशान मत होइए। अब देखिए फेज 2 में ऐसा है कि रैली के लिए आपको बुलाया जा रहा है। और
इसमें ऐसा बोला गया है, देखिए, कि आपको सारे डॉक्यूमेंट लेकर के ओरिजिनल में पहुंचना है और 2 अटेस्टेड कॉपीज लेकर के आना, मतलब जैसे सारे डॉक्यूमेंट्स है ना, उनकी फोटोकॉपी करा लेना, सबको साइन कर लेना, और ऐसी 2-3 फोटोकॉपी करके बंडल बना लो, अलग अलग सेट बना लो पूरा का पूरा। ठीक है ना। अच्छा, सब भैया क्लीन शेव रहना है आपको। अच्छा, याद रखना 20 अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ भी चाहिए उनको उसी दिन, जिस दिन आपको बुलाया जाए। समझ गया ना। कंप्यूटराइज नहीं होनी चाहिए फोटो, फोटोकॉपीड नहीं होनी चाहिए, शॉप्ड फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए, ये सब एक्सेप्ट नहीं होगा, है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्लीन शेव सबको करना है, सिखों के अलावा, है ना। सिखों को नहीं करना है, उनका सबको पता है। ठीक है। 8th क्लास के लिए 8th क्लास की मार्कशीट मांगी और ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी मांग लिया है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना है। कास्ट सर्टिफिकेट, जो लोग 8th स्टैंडर्ड के लेवल से अप्लाई कर रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट भैया ऑनलाइन कास्ट सर्टिफिकेट अफिक्स कर दिया है, विद ऑनलाइन कास्ट सर्टिफिकेट अफिक्स करिए फोटोग्राफ के साथ, और फिर जो भी अपलोड वगैरह करना है। रिलीजन सर्टिफिकेट भी है तो अच्छी बात है। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये देखिए जरा ध्यान से देख लो, कितने सारे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहे हैं या अनमेरिड सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है। और एनसीसी सर्टिफिकेट तो आपको मालूम है, अगर ये सब है ना तो आपको मालूम है ना, वहाँ फिल करना है, सब बताना है। ठीक है। अब आगे चलते सीधे, पैन आधार सब भैया, सब 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 चीज़ें। टैटू वाले में बता दो, देखिए आपका ना टैटू कभी भी सामने की तरफ नहीं चलेगा। अगर आपने हाथ में बनाया ना, तो हाथ, एक तो हाथ में, सीधे हाथ में नहीं होना चाहिए, उल्टे हाथ में होना चाहिए। ठीक है ना। और अंदर की तरफ होना चाहिए। मैं उसकी वजह बता दो, देखिए क्या होता है कि उल्टे हाथ से हम सलूट नहीं मारते। हम मारते, ये आर्मी या कहीं पर भी आप देखोगे, सलूट हमेशा ऐसे मारा जाता है। तो सीधे हाथ में जब आप ऐसे मारते हो तो यहाँ पे टैटू नजर आता है। ठीक है ना, ये इसका फर्क पड़ता है, इसीलिए वो कहते हैं यहाँ पे टैटू नहीं होना चाहिए बस। बाकी जो रिलीजियस वाले जो टैटू वगैरह लगाते हो लगा सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी कंडीशन है कि वही फोर आर्म्स के इस तरफ होना चाहिए। ठीक है, उनके ट्रेडिशन को हार्म नहीं कर रहे हैं वो। और ये तो आपने पढ़ ही लिया है कि भाई नीड टू क्वालिफाई करना है, ये रहा। अब देखो, इनने साफ साफ बोला है कि जो लोग ये क्वालिफाई कर लेंगे, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, आपको मैंने तो बताया ना मेजरमेंट कैसा है, फिटनेस कैसा है, उनको देना पड़ेगा। अडेप्टेबिलिटी टेस्ट याद रखना, और ये उनका लेगी आर्मी मेडिकल टीम लेगी ये, है ना। और बस इतने सा काम है, रैली साइड पर ही होगा सारा कुछ। और देखिए, जो लोग जो ऐसे कैंडिडेट जो अनफिट हैं, उनको जो है मिलिट्री हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा रिव्यू के लिए। 5-6-7 दिन में उनका रिव्यू आ जाएगा, जो वो बोलेंगे वो फाइनल हो जाएगा। ठीक। कहीं कोई दिक्कत आ जाए तो भैया आप आर्मी ऑफिस भोपाल पर इस टेलीफोन नंबर पर फ़ोन करके बातचीत कर सकते हो। ठीक है ना। अभी 24 घंटा नहीं खुला है, इसका ध्यान रखना है, तो इसलिए ऐसा काम करना भी नहीं। और देख लेते हो कुछ बताने के लिए है तो। देखिए, आधार कार्ड वगैरह सब आपको लेकर के जाना है, मैं आपको कितनी बार बता दूं, है ना। सारे ओरिजिनल मार्कशीट और फोटोकॉपी सब लेकर के जाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर है, वो भी बिना फोटो के है, तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैंडिडेट शुड ब्रिंग पेन और हैंडकरचिफ, है ना। देखो, आपको अपनी रुमाल लेकर के आनी है और पेन लेकर के आना है। और बता देता हूँ मैं, कैंडिडेट में हैव टू प्रेजेंट देमसेल्व्स एट रैली साइड फॉर 2 to 3 टाइम्स, है ना। 2-3 साल, मतलब देखिए क्या है ना कि बार बार बुला सकते हैं, इसीलिए आप पहले से अपना वहाँ पे अरेंजमेंट देख लीजिए रहने का, जहाँ पर ही आपको बुलाया जाएगा। और बाकी मैंने बता दिया, फ्लैट फुट, पुअर विजन, ये सब नहीं चलेगा। आपको कोई कॉन्टेक्ट लेस इस्तेमाल नहीं करना है, इसका ध्यान रखेंगे। फुटवेयर वगैरह तो आपने देखे, रिलीज में टेक प्लेस भैया, ये जो है समर वगैरह में हो गया, उससे मतलब नहीं है। अब आ जाओ यहाँ पर। और ये है, देखिए भैया, बोर्ड है, ये सब बोर्ड के हैं, कि कौन सा बोर्ड कहाँ पर चलता है तो उसको भी छोड़ दो आप। ये रहा भैया, देखो अब आ जाते हैं यहाँ से। जॉइंट फोटोग्राफ्स ऑफ कैंडिडेट विद फादर, मदर, ब्रदर एंड सेल्फ अटेस्टेड बाय स्पॉन्सर। स्पॉन्सर और इन सब की फोटो के साथ होना चाहिए, ध्यान रखना है। फॉर्मेट फॉर एफिडेविट, अब जो एफिडेविट जिनको चाहिए उनके लिए, समझ गए ना किसके लिए है ये, आप समझ गए होंगे, है ना। वो जो आर्मी वालों के बच्चे होते हैं उनके लिए होता है। लिस्ट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स फॉर एनरोलमेंट। अब ये रहा भैया, एनरोलमेंट ऑफ अग्निवीर अंडर द अग्निपथ स्कीम, सजेस्टेड फॉर्मेट फॉर एफिडेविट। ये एफिडेविट वगैरह बनेगा आपका, है ना। इसको थोड़ा सा देखना ध्यान से, आपको सब समझ आया। पीडीएफ तो मैं दे रहा हूँ। बॉडी टैटू का सर्टिफिकेशन चाहिए होता है, वो भी लगता है, देख लो, मजाक नहीं कर रहे थे, है ना। सर्टिफिकेट, 1 सर्टिफिकेट फॉर ईच टैटू, ये भी अच्छा, मतलब ये भी टैटू का ही मामला है पूरा का पूरा। इधर आ जाओ। ठीक है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स तो, अब देखो, जो जो लेकर के आना है ना रैली की साइड पे डॉक्यूमेंट, ऐसे तो वो बताया। एडमिट कार्ड की 2 कॉपी लेकर के आनी है। फोटोग्राफ 20 कॉपी लेकर के आनी है, 3 महीने की पुरानी नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट जो है आपका, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन ITI सब लाना है। डोमिसाइल और नेटिविटी सर्टिफिकेट, ऑनलाइन सर्टिफिकेट एंड ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी सब लगेगी। कास्ट सर्टिफिकेट जिनका है वो वैसा लगाएंगे।
जनरल और एफिडेविट शोइंग रिलीजन फॉर कैंडिडेट नॉट हैविंग कास्ट सर्टिफिकेट, और ये सब तो खैर आप पढ़ सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। अनमैरिड कैंडिडेट विद फोटोग्राफ, देखो भाई अनमैरिड सर्टिफिकेट भी होता है, वो भी चाहिए, मैरिड वाला बनता नहीं है, अनमैरिड भी वाला चाहिए होता है। तो जो लोग भैया अनमैरिड है वो लोग अनमैरिड वाला पहले बना ले, क्योंकि तभी ये यहाँ पे लगेगा ना, क्योंकि देखते हैं, ठीक है। बस काफ़ी है इसमें से समझना। और बाकी ये जनरल एफिडेविट है शोइंग ए रिलीजन फॉर कैंडिडेट्स हु डू नॉट सबमिट कास्ट सर्टिफिकेट, अच्छा जो लोग नहीं जमा करते उनके लिए। मेरे ख्याल से बच्चों आप समझ चुके हैं, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है भैया, इसको ध्यान देख लेंगे, है ना। ये पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, ये भी लगेगा, तभी दिया है उन्होंने। अनमेरिड सर्टिफिकेट ये रहा भैया, इसमें साइन करवा लेना, है ना। और रेसिडेंट प्रूफ ऑफ सरपंच और नगर निगम ये हो गया, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, फिर भी कहीं कोई डाउट रह जाए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, है ना। और मैं ये पीडीएफ भी शेयर कर रहा हूँ, तो पीडीएफ भी आप देख लो, और आपको पता है कि आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, परेशान मत होइए, 4 साल के बाद क्या है ना, ये आपसे पूछेंगे कि भाई आपको परमानेंट करना है, क्या करना है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि परमानेंट कर देंगे, पूछेंगे मतलब ये आपसे एप्लीकेशन भरवाएंगे, वैकेंसी होगी, सब कुछ अच्छा होगा तो आपको जगह मिल जाएगी आगे के लिए, नहीं तो भैया वही 4 साल बाद 10 लाख लेकर के आगे बढ़ जाना है आपको, ठीक है। जो भी जैसा भी, इस पर तो देखिए चर्चाएं चलती रहती, खत्म नहीं हो सकती। तब तक के लिए आप सिर्फ अप्लाई करिए, कोई भी डाउट होने पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप इसका ये जो प्यार है, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में।